Hello friends, I am Dr. Niyati Pawar, obstetrician and gynecologist from सूरत। मेरे कई सारे पेशेंट्स को उनके डिलीवरी के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली उनके बॉडी के चेंजेस के रिलेटेड। इस सवालों के जवाब मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत हद तक दे सकती हूँ, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए हमें प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होती है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब हम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, जो सूरत बेस्ड प्लास्टिक सर्जन है, उनसे पूछेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू मैम। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को एस्थेटिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एब्डोमिनल लैक्सिटी, ब्रेस्ट लैक्सिटी एंड वजाइनल लैक्सिटी। उसके साथ साथ स्ट्रेच मार्क्स वगैरह भी होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए आप कौन से टाइप की सर्जरीज करते हो? यस, इसमें ये जो प्रेगनेंसी के बाद जो भी एस्थेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कहेंगे, तो जो भी एस्थेटिक प्रॉब्लम्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अराइज होते हैं, उसके जो सॉल्यूशन है एस्थेटिक सर्जरी फील्ड में, उसे एज ए टर्मिनोलॉजी उसे मोमी मेकओवर सर्जरीज कहा जाता है। और इसमें जैसे आपने बताया वो सारे ही जो प्रॉब्लम्स है, जैसे टमी शेप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्रेस्ट शेप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इवन वजाइनल लैक्सिटी है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। दैट इज मोमी मेकओवर सर्जरी। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को आफ्टर डिलीवरी विगरस एक्सरसाइजेस करने के बाद भी, डाइट करने के बाद भी बेली फैट रिड्यूस नहीं होता। उनका टमी का बल्क जो है वो वैसा ही रह जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या कर सकते हैं? उसका रीज़न और सॉल्यूशन अगर आप बता सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो टमी बल्ज रहना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ कि कई बार प्रेगनेंसी और बेबी बर्थ ये एक बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट होती है कपल की लाइफ में, लेकिन उसके बाद जो ये चेंजेस है ना, वो कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं लेडीज़ के लिए। तो ये जो एब्डोमिनल बल्ज है, उसके लिए मेरे पास कई सारी लेडीज़ आती है जो बहुत एक्सरसाइज करती है, विगरस डाइट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो होने के 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़ एक्सेस स्टबर्न फैट, जो प्रेगनेंसी के बाद बढ़ गई है। उसे आप चाहे कितनी सारी एक्सरसाइज करें, डाइट करें, लेकिन वो हम चाहते हैं उस हद तक वो कम नहीं होती है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ लूजनेस ऑफ स्किन, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो टमी ओवर स्ट्रेच होता है और उसके बाद जब बेबी बर्थ के बाद वो श्रिंक होता है, तो वहाँ पे स्किन में काफ़ी सारी लूजनेस रह जाती है, तो वो एक बल्ज के रूप में दिखाई देती है। और तीसरा इसका जो रीज़न है दैट इज़ मसल लैक्सिटी, जिसे हम कई बार निग्लेक्ट करते हैं और ये पता भी नहीं होता है कि मसल लैक्सिटी है, उसकी वजह से ही एब्डोमिनल बल्ज है। तो मेरे पास ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ आती है जो नॉर्मल वेट होती है या स्लाइट ओवर वेट होती है, उसके लिए वो बहुत एक्सरसाइज करती है। उनको लगता है कि एब्डोमिनल बल्ज है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फैट, तो वो शी इज़ ओबेज एंड दैट्स वाई दे परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटीज़, लेकिन उससे वो कम नहीं होता है, बिकॉज दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल लैक्सिटी। क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीने तक जो एब्डोमिनल मसल्स जो ओवर स्ट्रेच रहते हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी लूज हो जाती है, इलास्टिसिटी चली जाती है। उसके बाद बेबी बर्थ के बाद वो कभी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वो नेचुरल इलास्टिसिटी रिगेन नहीं होती है। तो ये 3 रीज़न है इस वजह से एब्डोमिनल लूजनेस, एब्डोमिनल बल्ज दिखाई देता है। और इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है वो लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी है, जिसे कॉमनली लिपो एब्डोमिनोप्लास्टी कहा जाता है, जिसमें जो एक्सेस फैट है उसे लिपोसक्शन के द्वारा बहुत की होल इंसिजन से रिमूव किया जाता है। और जो लूजनेस है स्किन की और मसल्स की, वो दोनों को टमी के लोअर पार्ट में इंसिजन रख के उसे एड्रेस किया जाता है। लूज मसल्स को शेप दिया जाता है। एक्सेस लूज स्किन है, इवन आपने जो बताया स्ट्रेच मार्क्स, तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी बहुत लोगों को होता है कि इसके लिए हम कुछ मेडिसिन करें, लेजर करें, ये करें, वो करें, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स से वो कोई भी तरीके से नॉन सर्जिकली आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी कम कर सकते हैं, लेकिन उसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो टमी टक करते हैं, एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी होती है कि जिस टमी के लोअर पार्ट की जो एक्सेस लूज स्किन है, जिसमें बहुत एक्सेस स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उसे कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। और जो अपर एब्डोमिनल स्किन है उसे नीचे स्टिच किया जाता है। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक ये स्ट्रेच मार्क्स को हम रिमूव कर सकते हैं। लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट बहुत लैक्स हो जाती है या सैगी हो जाती है, उसका शेप
बहुत ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है बहुत सारे Yes, पेशेंट्स में। true. तो आजकल पेशेंट्स बहुत ब्रेस्ट के शेप को लेके और सैगिनेस को लेके कंसर्न्ड होते हैं। Yes. तो उसके लिए आप कुछ करते हैं क्या? यस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये प्रॉब्लम के लिए लोग कई सारे नॉन सर्जिकल रास्ते चाहते हैं कि उससे कुछ हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी नॉन सर्जिकल रास्ता काम नहीं करता है। Okay. जैसे ब्रेस्ट साइज कम है उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऑयल मसाज है, कभी काम नहीं करता है। ब्रेस्ट साइज अगर ज़्यादा है उसे रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, कभी काम नहीं करता है, सिग्निफिकेंटली वर्क नहीं करता है। थोड़ा डिफरेंस एक्सरसाइज से रिडक्शन में मिल सकता है, Okay. लेकिन जो ग्लैंड्स एनलार्ज हो गई है वो कभी रिड्यूस नहीं होती है। इसलिए अल्टीमेटली इसका जो रास्ता है वो सर्जिकल ही है। ओके। अब ये होने का रीज़न क्या है वो पहले समझते हैं कि ब्रेस्ट शेप के रिलेटेड जो इश्यूज है वो क्यों अराइज होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है वो मिल्क सिक्रेशन के लिए जब प्रिपेयर होती है और इसके दौरान ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाती है, और ग्लैंड्स एनलार्ज होती है तो ब्रेस्ट साइज बढ़ जाती है, और साथ ही में जो स्किन एनवेलप है वो भी ओवर स्ट्रेच कंडीशन में लंबे टाइम तक रहता है। तो जब लैक्टेशन स्टॉप किया जाता है उसके बाद ग्लैंड श्रिंक होती है, और उस टाइम पे जो ओवर स्ट्रेच स्किन है वो काफ़ी लूज हो जाती है। तो ये रीज़न है ब्रेस्ट के लूजनेस का आफ्टर प्रेगनेंसी। तो यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज ये प्रॉब्लम है वो हर एक लेडी प्रेगनेंसी के बाद, लैक्टेशन के बाद फेस करती ही है। और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्रेस्ट साइज रिलेटेड, तो वो इश्यूज भी कुछ लेडीज़ में आते हैं लैक्टेशन के बाद। कुछ लेडी में डिपेंडिंग अपॉन हर टेंडेंसी ब्रेस्ट साइज कम होती है, तो कुछ लेडी में लैक्टेशन के बाद ब्रेस्ट साइज बढ़ जाती है। और इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है वो एस्थेटिक सर्जरी फील्ड में है, जिसमें जो ब्रेस्ट साइज अगर बढ़ी हुई है उसके लिए रिड्यूस करने के लिए ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या रिडक्शन मेमोप्लास्टी जिसे कहते हैं, वो बहुत फैंटास्टिक सर्जरी है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है, जिसमें जो एक्सेस ब्रेस्ट ग्लैंड से कुछ एक्सेस फैट का जो पार्ट है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और साथ ही में जो लूज स्किन है उसे भी हम रिमूव कर देते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम लोअर पोल ऑफ द ब्रेस्ट के लोअर पोल से उसे रिमूव करते हैं। तो इसलिए जो सर्जरी के बाद जो ब्रेस्ट का शेप आता है वो बहुत अच्छा आ जाता है, साइज काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है, और ब्रेस्ट जो लूज है सेगी है एक्सेस साइज की वजह से, तो वो भी काफ़ी हद तक लिफ्टेड और बहुत अच्छे डिसेंट शेप में आ जाता है। कई बार ब्रेस्ट साइज कम हुई मालूम होती है, तो ऐसे केसेस में कोई नॉन सर्जिकल रास्ते जैसे मैंने बताया वर्क नहीं करते हैं, और उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी है, जिसमें सिलिकॉन सॉफ्ट सिलिकॉन इम्प्लांट है उसे ब्रेस्ट के नीचे मतलब चेस्ट पॉकेट में प्लेस किया जाता है, और जस्ट हमारे जो चेस्ट के मसल्स है उसके नियर बाई एक पॉकेट क्रिएट करके उसमें प्लेस किया जाता है। तो ये जो सर्जरी है वो बहुत अच्छी तरह से ब्रेस्ट साइज को एनहेंस करती है, बहुत अच्छा ब्रेस्ट अपर पोल फुलनेस क्लेवेज रिस्टोर करती है। और जो कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि कई बार साइज का इशू नहीं है, साइज नॉर्मल लग रही है लेकिन लूजनेस काफ़ी लग रही है, तो ऐसे केसेस में जो बेस्ट है वो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी है, इसे मेमोपेक्सी भी कहा जाता है। तो इसमें जो लूज ब्रेस्ट है उसे लिफ्ट किया जाता है, ब्रेस्ट टिश्यूज जो लूज होकर सेग हो रही है उसे रीओरिएंट करके, और जो लूज स्किन है उसे रिमूव करके उसे काफ़ी अच्छा वापस शेप दिया जा सकता है। बहुत पेशेंट में तो एक्सिलरी पार्ट में स्वेलिंग होती है, फैट डिपोजिशन होता है, उसके वजह से वो स्लीवलेस ड्रेसेस नहीं पहन पाते, तो कभी कभी ये बहुत पेनफुल भी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी आपके पास सर्जरीज है? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। बहुत कम लोगों को एक्चुअली इस प्रॉब्लम के लिए अवेयरनेस होती है कि सडनली लैक्टेशन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद उनको एक्जिला में जो स्वेलिंग महसूस होने लगता है, फैट बढ़ गई ऐसा दिखने लगता है, बल्ज दिखने लगता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये पहले तो था नहीं और अचानक क्यों आ गया। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है उसे मेडिकल लैंग्वेज में उसे एक्सिलरी ब्रेस्ट या एसेसरी ब्रेस्ट कहा जाता है, यानी कि जो ब्रेस्ट का कुछ पार्ट है, टेल पार्ट है, वो एक्जिला में डेवलप हुआ होता है लेकिन वो साइलेंट होता है बिफोर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लेकिन लैक्टेशन के दौरान वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, और ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस में जो एनलार्ज हुआ जो ब्रेस्ट का ये पार्ट है वो एक्जिला में एक्सेस फैट बल्ज की तरह दिखाई देने लगता है। कई बार तो उसमें इतनी ज़्यादा लूजनेस होती है कि वो हैंग करने लगता है,
तो ऐसे अलग अलग वेरिएशंस में हम जो केसेस देखते हैं, और उसके लिए लोग फिर कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकालते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि उनसे कुछ हो जाए, कुछ मालिश करते हैं कि उससे कुछ स्किन टाइटनेस आ जाए, लेकिन कभी ये कुछ काम नहीं करता है। और उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो सर्जरी है, जिसमें हम जो फैट और ग्लैंड से उसे लिपोसक्शन करके रिमूव करते हैं, और एक्सेस स्किन जो है उसे इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी से हम रिमूव करते हैं ताकि जो निशान है वो काफ़ी हद तक कैमोफ्लेज हो जाता है, कवर हो जाता है एक्जिला में, वो ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइनल लैक्सिटी भी होती है, तो पेशेंट्स को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड बहुत बार टैनिंग होती है, या लाइक वो पार्ट लूज हो जाते हैं, लेबिया मेजोरा मैनोरा दोनों ही। तो इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं? यस, ये जो प्रॉब्लम है वो भी अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वजाइनल टिश्यूज एंड पेरीवजाइनल टिश्यूज। तो वहाँ पे भी अगेन जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जिकली ही मिल सकता है, कि जिसमें हम जो वजाइनल स्किन है, लूज एक्सेस स्किन हो गई है, उसे रिमूव कर दें, वजाइनल मसल्स जो लूज हो गए हैं उसे वापस टाइटनेस दें। तो ये जो सर्जरी है जिसे वजाइनोप्लास्टी सर्जरी कहा जाता है, वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी कहा जाता है, दैट इज़ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर वजाइनल लैक्सिटी प्रॉब्लम। और उसके अलावा जो आपने बताया कि जो वजाइना के आजू बाजू की जो स्किन है उसमें लूजनेस आती है, कई बार जो लेबिया मतलब जो वजाइना के लिप्स है वहाँ से स्किन प्रोट्रूड होकर बाहर दिखाई देती है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम को हम लेबिया प्लास्टी सर्जरी है, जिससे हम एड्रेस करके बहुत अच्छा लेबिया शेप हम अचीव कर सकते हैं। और लेबिया मेजोरा के लिए फिलर्स भी आते हैं क्या? उसके लिए कुछ फिलर्स भी है, टिश्यू फिलर्स भी है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो है और जो परमानेंट ऑप्शन जिसे मैं कहूँगा वो फैट ग्राफ्टिंग है, फैट इंजेक्शन है। क्योंकि बेसिकली उसमें जो लूजनेस है उसे हम फैट ऐड करते हैं तो वो लूजनेस ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, और जो फैट है वो हम हमारे बॉडी पार्ट से ही लेके वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, कोई आर्टिफिशियल हम इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये जो है फैट है वो तो बॉडी का पार्ट होने की वजह से लाइफ लॉन्ग रहता है। तो उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो फैट ग्राफ्टिंग है। अगर आज की हमारी ये मीटिंग सर के साथ आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू मैम फॉर विजिटिंग अवर सेंटर। और इतने सारे लोगों को ये जो आप अपनी प्रैक्टिस में जो चैलेंजेस देखते हैं, लोग इससे परेशान होते हैं, लेकिन कई बार जो बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट इन चीज़ों की अवेयरनेस आप जो दे सकते हैं टू योर पेशेंट्स वो कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम है, बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं जिसे पेशेंट्स और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, और डेफिनेटली आपने ये जो प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस जो आज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम योर साइड। थैंक यू।